सलाम दोस्तों, मैं हूं शौज़ब अस्करी और आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट मैटर्स। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि याहिया सिनवार और नेतन्याहू की इस जंग के मकासद क्या थे और एक साल गुजर जाने के बाद इस जंग का नतीजा क्या निकला है। मशरिक़ वस्ता की अमूर पर निगाह रखने वाले किसी भी माहिर ने यह कभी सोचा तक नहीं होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल जो जंग शुरू करेगा वो एक साल गुजर जाने के बाद भी जारी रहेगी। जब गज़ा पे इसराइल की बेमिसाल बमबारी शुरू हुई तो कोई सोच तक नहीं सकता था कि हमास और दीगर मज़ाहमती तंजीमें एक साल तक गज़ा में अपना वजूद महफूज रख सकेंगी। किसी को भी ये ख्याल तक नहीं होगा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल इस कदर तवील जंग का शिकार हो जाएगा। ऐसी कोई जंग जो आज तक इसराइल ने कभी नहीं लड़ी। हत्ता कि 1948 में इसराइली रियासत के क़याम के वक्त भी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल साल हा साल पर मुहित जंगें लड़ रहा हो। इसराइल ने आज तक जो भी जंगें लड़ी हैं वो हमेशा मुख्तसर वक्त में ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल करके जीतने के नुक्ता नज़र से लड़ी हैं और इसराइल इन जंगों में से अक्सर में जीतने में कामयाब भी हुआ। जैसी जंग गज़ा में चल रही है ऐसी किसी जंग के लिए इसराइल कभी भी तैयार नहीं था। इसराइल ने गज़ा को इंसानों के रहने लायक नहीं छोड़ा। 70% से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं। अब इसराइली फ़ौज लबनान में बैरूत और तायर शहर को भी गज़ा ही की हालत में तब्दील कर रही है। दुनिया के ताकतवर ममालिक में ऐसा कोई नहीं जो आगे बढ़ के इसराइल के इन जालिमाना इक़दामात को रोके। गज़ा की खैमा बस्तियों में रहने वाले मुतासरीन में से 42,000 ऐसे हैं जो अब तक इसराइली बमबारी के सबब मारे जा चुके हैं। औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद इन लोगों में शामिल है। ये वो लोग हैं जो इसराइली मुहासरे के सबब भूख के हाथों मौत का शिकार हैं। ये वो लोग हैं जहाँ नित नई बीमारियाँ फूट रही हैं। ये वो लोग हैं जो अब दूसरी सर्दियाँ खैमों ही में गुजारेंगे। और ये वो लोग हैं जो एक साल से ज़ायद अरसा होने को आया हर रोज़ बमबारी सह रहे हैं, मगर ये ना तो गज़ा से भाग रहे हैं और ना इसराइल के मजालिम के सामने अपने हक़ के खुद इरादियत की मांग पे कोई समझौता कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों की मौजूदा नस्ल ने जिस सतह पे इसराइली मजालिम का सामना किया है, फ़लस्तीनी तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो कश्तियों पर सवार होकर गज़ा से भाग रहा हो। इस जंग के आगाज़ से इस जंग के दोनों कमांडरों यानी नेतन्याहू और याहिया सिनवार ने अपनी जंगी हिकमत अमली वाज़े की थी। नेतन्याहू ने इस जंग के आगाज़ पे अपने 4 मकासद वाज़े किए थे। उनका पहला मकसद ये था कि तमाम तर इसराइली यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी, गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमत का मुकम्मल ख़ात्मा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना और मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते को इस तरह तब्दील कर देना कि अब इसराइली ताकत को कोई और कुव्वत चैलेंज न कर सके। लेकिन जल्द ही यरगमालियों के ख़ानदानों को, इसराइल की मुज़ाकराती टीम को, हमास को और अमेरिका को सबको ये वाज़े हो गया था कि नेतन्याहू यरगमालियों की वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इसके साथ साथ वो हमास को जड़ से ख़त्म करने में भी नाकाम रहे हैं। गज़ा में आज भी हमास ही का कंट्रोल है। अगरचे हमास को बतौर हुकूमत गज़ा से ख़त्म करने की 2 कोशिशें इसराइली फ़ौज कर चुकी है, लेकिन वो जो ही गज़ा के एक इलाके पर अपना फ़ौजी मिशन मुकम्मल करके किसी और तरफ जाते हैं तो वहाँ जहाँ से वो जाते हैं वहाँ पर हमास फिर कदम जमा लेती है। इसराइली फ़ौजियों के जाते ही हमास के रियासती एहलकार वापस अपनी ज़िम्मेदारियों पर आ जाते हैं। वो खुराक की तकसीम का ख्याल करते हैं, मरीज़ों की देखभाल करते हैं और हमास से मुंसलिक दीगर शहरी खिदमात का शोबा मिनटों ही में दोबारा से सर उठा लेता है। इसराइली फ़ौज मुसलसल ये दावा करती है कि हमास कमज़ोर हो गई है। ताहम आपने ख़बरों में सुना होगा कि कल भी हमास ने गज़ा के खान यूनुस शहर से इसराइली दारुल हुकूमत पर रॉकेट दागे हैं। खान यूनुस वो शहर है जहाँ पिछले 1 साल के दौरान इसराइली अफवाज 2 मरतबा फ़ौजी कब्ज़ा मुकम्मल करके अपनी जीत का ऐलान कर चुकी है। इसराइली फ़ौज के जर्नैल ये समझते हैं कि वो मज़ाहमत के लीडरान को कत्ल करके मज़ाहमत की तहरीक को ख़त्म कर सकते हैं। हिज़्बुल्लाह की तो तकरीबन तमाम मरकज़ी क़यादत को इसराइल के खुफिया और एलानिया हमलों ने ख़त्म कर दिया है।
पहले हिजबुल्लाह के जंगजुओं के पास मौजूद पेजर्स पुरस्रार हालात में तबाह हुए, दर्जनों एहलकार मारे गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। फिर वाकी टॉकीज़ का हमला हुआ। फिर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह जनूबी बैरूत पे हुई वहशियाना बमबारी में 14 मंजिलें नीचे मौजूद तय खाने में मारे गए। इसराइल ने जिस ऑपरेशन में हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया, मजमूई तौर पर 85 बम मारे गए, जिनका मजमूई वजन 81,000 किलोग्राम था। फिर हसन नसरुल्लाह के नायब को भी मार दिया गया, हत्ता कि अभी तक उन्होंने अपना ओहदा संभाला ही नहीं था। मगर देखिए कि जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह कैसे लड़ रही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी जंगी सलाहियतें कमज़ोर हुई हैं या ख़त्म हो गई हैं। किसी को शक है तो वो इसराइल की जो एलीट फोर्स है, गुलानी ब्रिगेड, उनसे पूछ लें, जिनके दर्जनों एहलकार लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश में ही मारे गए थे या शदीद जख्मी हो गए थे। किसी भी मज़ाहमती तहरीक के रहनुमाओं की टारगेट किलिंग एक मुख्तसर कामयाबी ज़रूर होती है, लेकिन मज़ाहमती तहरीकों में कत्ल होने वाले रहनुमाओं की जगह फ़ौरन कोई और ले लेता है, और ऐसे रहनुमाओं की हलाकतों से इस तरह की तंजीमें मज़ीद मजबूत होती हैं, क्योंकि ज़मीन पर जो फ़ौजी लड़ रहे होते हैं वो बदला लेने की आग में जलने लगते हैं। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी तशद्दुद की सियासत ही को बढ़ा सकती है, और वो बढ़ाए देती चली जा रही है। नेतन्याहू का तीसरा मकसद ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा था और ख़ित्ते में ईरान की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर करना था। लेकिन सच तो ये है कि फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी का ईरान की रियासत से कोई पुराना रिश्ता नहीं है, और ना कोई ये तारीख़ी रिश्ता है। इस ईरान ने तो फ़लस्तीनियों के काज की हिमायत 1979 के खुमैनी इनकलाब के बाद शुरू की थी। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तहरीक 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, और ये हमेशा से ही फ़लस्तीनियों के अपने हाथों में थी। इसराइल की रियासत को हकीकी ख़तरा शायद ईरान से ना हो, लेकिन उसे हकीकी ख़तरा इस फ़लस्तीनी नौजवान नस्ल से है जो जनीन, हेब्रून और अल-मवासी जैसे रिफ्यूजी कैंपों में पल भर कर जवान हुई है। इसराइल को ख़तरा है तो मगरबी किनारे के उन फ़लस्तीनी नौजवानों से जो खुद ही चाकू या पिस्तौल लेकर इसराइल की फ़ौजी चौकियों पर हमलावर हो जाते हैं। ये फ़लस्तीनी अरब ना सिर्फ गज़ा या मगरबी किनारे में मौजूद हैं, बल्कि ये खुद इसराइली इलाकों के अंदर से इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को अपने वतन का आखिरी हल समझते हैं। परसों 2 फ़लस्तीनी लड़कों ने याफा शहर में 10 इसराइलियों को कत्ल किया, दर्जनों को ज़ख्मी किया। ये इसराइली में पैदा हुए थे। ये वो फ़लस्तीनी अरब हैं जो फ़लस्तीनियों के मसाइल के हल को मुसल्लह जद्दोजहद में समझते हैं, और इनमें से किसी ने भी ईरान से कोई मशवरा नहीं लिया, ईरान से कोई तरबियत नहीं ली या ईरान से कोई हथियार नहीं ली। नेतन्याहू का चौथा मकसद ये था कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को यूँ बदल दूँ कि इसराइल ख़ित्ते में वाहिद फ़ौजी और सियासी ताकत बनकर सामने आए। अगरचे अब इसराइली एहलकारों का जो फेवरेट शौक़ है वो सहाफ़ियों को बताना होता है कि कैसे अरब रहनुमा, वो जो मॉडरेट हैं, वो कैसे प्राइवेट मीटिंग्स में कहते हैं कि हम इसराइल से दोस्ती करना चाहते हैं और तल्लुकात बनाना चाहते हैं। अटलांटिक न्यूज़ पर हाल ही में खबर आई कि सऊदी क्राउन प्रिंस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन से कहा है कि पर्सनली मुझे फ़लस्तीनियों की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरे मुल्क के लोगों को फ़लस्तीनियों की बहुत परवाह है। अब फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। वो कह चुके हैं कि हम उस वक्त तक इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात कायम नहीं करेंगे जब तक कोई ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मुक़द्दस होगा, यानी 1967 के बॉर्डर्स पर इसराइल और फ़लस्तीन की तकसीम। अब देखते हैं कि याह्या सिनवार के जंगी मकासद क्या थे जो 7 अक्टूबर के ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा का पेश खैमा बने। देखिए, जांचिए कि क्या वो अपने मकासद में कामयाब हुए या नाकाम हुए। 7 अक्टूबर के हमले से पहले याह्या सिनवार ने एक तकरीर में अपने 2 स्ट्रेटेजिक मकासद वाजे किए थे। सबसे पहले ये कि इसराइल के लिए फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा मुश्किल बना दो, यानी इसराइल को इस कब्ज़े की इतनी भारी कीमत अदा करना पड़े कि वो ये हकीकत मानने पर तस्लीम हो जाए कि हम फ़लस्तीन को मज़ीद ग़ुलाम बनाकर नहीं रख सकते।
उन्होंने ये कहा, हम फ़लस्तीनियों को इसराइल के सामने एक वाज़ेह चॉइस रखनी होगी, या तो ये कि वो फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाए या हम उसे खित्ते में और आलमी दुनिया में बिल्कुल तनहा कर देंगे। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि वाकई हमास ने इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा जमाना एक बहुत महंगा सौदा बना दिया। जब से जंग शुरू हुई है अब तक 1665 इसराइली मारे जा चुके हैं, 707 इसराइली फ़ौजी हैं जो मरे हैं, 18,000 के लगभग इसराइली फ़ौजी और शहरी ज़ख्मी हैं। इसराइली मईशत मुकम्मल तबाही का शिकार है। बहुत से इसराइली शहरी अपने डॉलरों समेत मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ इस साल के मई और जुलाई के दरमियान में $2 बिलियन इसराइली बैंकों से बाहर गए हैं। और सबसे बड़ा निशाना जो हमास ने इसराइल को लगाया है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक नफ्सियाती झटका है। हमास के हमले ने इसराइल के शुमाल की फौजी कमान को तबाह करके रख दिया था। 8 घंटों तक, 7 अक्टूबर 2023 को 8 घंटों तक शुमाली इसराइल के बेशतर फौजी अड्डे और शहरी इलाके हमास के कंट्रोल में थे। इसराइल आज तक इस कैफियत को समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये हो कैसे गया। 7 अक्टूबर के हमले ने इसराइली शहरियों के दिलों से यकीन हटा दिया है कि हम इसराइल में रहते हैं तो हम महफूज हैं। इस जंग के आगाज़ से अब तक 1,43,000 इसराइली अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। 1,000 कस्बे और देहात खाली पड़े हैं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 15,000 मरतबा इसराइली शहरियों के कानों में सायरनों की आवाज़ गूंजी है और वो अपनी जानें बचाने के लिए हिफाजती बंकरों में जा छुपे हैं। ये गैर यकीनियत और अचानक हमलों का खौफ इसराइली ज़िंदगी का रोज़मर्रा हिस्सा है। हमास के हमले का सबसे बड़ा नतीजा खुद फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस या फ़लस्तीनी काज में जन्म लेने वाला वो जज्बा है जो 7 अक्टूबर से पहले अगर ख़त्म नहीं था तो धुंधला ज़रूर गया था। ओस्लो मुआहदे को 30 साल हुए, गज़ा पे इसराइल के मुहासरे को 20 साल हो चुके हैं। किसी को परवाह तक नहीं थी कि फ़लस्तीनी किस हाल में रह रहे हैं। सितंबर 2023 में यूएन असम्बली से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने मशरिक़ वस्ता का एक नया नक्शा पेश किया था जिसमें मगरबी किनारा और फ़लस्तीनी इलाके मौजूद तक नहीं थे। उस वक्त उस ज़माने में सबसे बड़ी खबर यह थी कि चंद ही हफ्तों में सऊदी अरब फ़लस्तीन के काज को भुलाकर इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात कायम करने वाला है। फ़लस्तीनी इलाकों से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू हुए बगैर इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी इलाकों पर मुसलसल कब्ज़ा किए चले जा रही थी और किसी को इससे कोई मसला नहीं था। लेकिन अब 7 अक्टूबर के हमले के बाद मगरबी किनारे में इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो मुसल्लह जद्दोजहद है वो अपनी तारीख़ के उरूज पर है। अगर ओस्लो मुआहदे ने अपने वादे के मुताबिक 5 साल के अंदर फ़लस्तीनी रियासत कायम कर दी होती ना तो शायद हमास जैसी तंजीम पैदा ही ना होती। ओस्लो मुआहदे ने ना सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को धोखा दिया बल्कि एक ऐसा माहौल तरतीब दिया जिसमें इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियाँ मुसलसल बसाए चला जा रहा है। अपनी सरजमीन पर यूरोपी नस्ल के इंतहा पसंद यहूदियों के बढ़ते हुए मकानों को देखना और उनकी हिफाजत की खातिर फ़ौजी मौजूदगी को देखना और फ़ौजी चौकियों को देखना, ये वो वाहिद वजह है जिसने नौजवान फ़लस्तीनियों को मजबूर किया है कि वो अपने कारोबार बेचें और हथियार ख़रीदें और इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करें। अगर ख़ित्ते में इसराइल के साथ अरब ममालिक के सिफारती तल्लुकात की बात की जाए तो 7 अक्टूबर के हमले ने नाम नेहाद इब्राहिम अकार्ड की धज्जियाँ बिखेर दी। नेतन्याहू बारहा कहा करते थे कि अब फ़लस्तीनियों के पास वो वीटो पावर नहीं है जिसके सबब वो अरब शाही रियासतों को इसराइल के साथ नॉर्मल तल्लुकात कायम करने से बाज रखा करते थे। लेकिन अब देखा जाए तो फ़लस्तीनियों के पास जो वीटो है उसमें जो ताकत है शायद तारीख़ में इस कदर ताकत फ़लस्तीनियों के पास नहीं थी। आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन इस वक्त इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा तनाज़ा है, सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ का दफ्तर हो तो वो कहते हैं कि दुनिया में आलमी इंसाफ तभी मुमकिन होगा जब हम फ़लस्तीनी अवाम को हक़ खुद इरादियत और आज़ादी मुहैया करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, हर तरफ फ़लस्तीनियों की बात हो रही है। यूरोप और अमेरिका में अपनी तारीख़ में इससे पहले इस कदर बड़े मुजाहरे फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं देखे गए। अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियाँ आए दिन फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज से भरी रहती हैं।
याह्या सिनवार की 2 स्ट्रेटजीज और फ़लस्तीनी काज इस वक्त जिस कुव्वत से दुनिया के सामने है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हो सकता है कि नेतन्याहू और उसके जर्नैल जनूबी लबनान पर, गज़ा पर फौजी कब्जा करने में कामयाब हो जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो मगरबी किनारे की बड़ी सरजमीन पर नाजायज़ यहूदी बस्तियां बनाने की रफ्तार भी तेज़ ही रखें, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेंगे कि हम उन इलाकों में अमन लेकर आएंगे जिन इलाकों पर हमने बंदूक के ज़ोर पर कब्जा किया है। नेतन्याहू से पहले एरियल शेरोन था, वो हमास की मज़ामत से तंग आकर 2005 में गज़ा खाली करने पर मजबूर हुआ था, और एक यहूद बाराक हुआ करता था जिसने हिजबुल्लाह की मज़ामत से तंग आकर सन 2000 में जनूबी लबनान खाली कर दिया था। इसराइल जिस कदर आज इंटरनेशनल फोरम्स पे तनहा है, इससे पहले कभी नहीं था, और इस जंग ने इसराइल और अमेरिका दोनों के चेहरों पर जो एक नाम नेहाद लिबरलिज्म और ह्यूमन राइट्स का नकाब पड़ा हुआ था, वो हटा दिया है। इसराइल अब ज़्यादा देर विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता। दुनिया अब इसराइल को एक वैश्विक कॉलोनियल ताकत के तौर पर जानती है, जिसके हाथों में हज़ारों बच्चों का खून है। नेतन्याहू की जंग को 1 साल पूरा हुआ है, याह्या सिनवार की जंग अभी शुरू हुई है। ये जंग कैसे ख़त्म होगी, इस सवाल का जवाब फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत में ही है। हमने अब तक फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत से ये सीखा है कि वो ना डरे हैं ना झुके हैं, और अगर यही सच है तो जान लीजिए कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग अभी अभी शुरू हुई। मशरिक़ वस्ता की शक्ल बदल ज़रूर गई है, मगर ये अमेरिका और इसराइल के हक़ में नहीं बदली, बल्कि ये किसी और के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही है।